नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का एडवांस मैथ्स की क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमने 3D स्टार्ट कर दिया है, हमने वॉल्यूम यानी कि आयतन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, उसका एक लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कल कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सबसे पहले अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो उससे आप लोग जरूर देखें, फिर ही इस लेक्चर पे आए आप लोग। ठीक है, अब देखिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो भैया पिछली क्लास में हमने पढ़ा है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। प्रिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ लिया है? प्रिज्म के अंदर मैंने आपको बताया जितना भी ये 3D चल रहा है, वॉल्यूम जो चल रहा है यानी आयतन जो चल रहा है, उसके अंदर मेनली तीन चीजें काम करती है। एक काम करता है कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा काम करता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल। और तीसरा काम करता है वॉल्यूम, आयतन। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी शेप पढ़ रहे हो, सिलेंडर पढ़ रहे हो मतलब बेलन पढ़ रहे हो, या चाहे घनाभ पढ़ रहे हो, घन पढ़ रहे हो, क्यूब क्यूबॉइड पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उन सभी में ये तीन चीजें तो अप्लाई होंगी ही होंगी। उन सभी में इनका यूज होगा ही होगा। किसी में आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी में पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, किसी में पूछा जाएगा वॉल्यूम क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म के अंदर हमने ये जान लिया था कि प्रिज्म कहते किसे हैं। प्रिज्म को कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक यूनिट है, एक चीज है। प्रिज्म का मतलब बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, अलग अलग, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा। ठीक है, अब दोस्तों प्रिज्म के अंदर हम लोग तीन में से दो चीज पे काम कर चुके थे। पहली चीज हम लोग कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देख चुके हैं पिछली क्लास में, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक ही सटीक फॉर्मूला है जो सब में अप्लाई हो जाएगा, दुनिया का कोई भी प्रिज्म हो। ठीक है, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, सेम उसी प्रकार से एक ही फॉर्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा। कर्ड सरफेस एरिया भी पढ़ लिया है, टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ लिया है, और अब हमें क्या पढ़ना है? वॉल्यूम, यानी अब हमें पढ़ना है आयतन। ठीक है, तो दोस्तों प्रिज्म के अंदर बस एक तीसरा हिस्सा आयतन बचा हुआ है, वॉल्यूम बचा हुआ है, बस उसके बारे में हम और पढ़ेंगे आज। ठीक है, और आज की क्लास में प्रिज्म के बाद हम पिरामिड पे भी जंप कर जाएंगे। ठीक है, प्रिज्म के साथ साथ आज हम पिरामिड भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर देखते जाइए आप लोग, बड़ा मजा आएगा आज की क्लास में भी। देखिए आप लोग, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूं प्रिज्म। ये प्रिज्म की सेकंड क्लास है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट नहीं देखी हो तो वो जरूर देखें आप लोग, फिर ही सेकंड पर आए। चलिए तो दोस्तों ये हमारा प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, प्रिज्म समझते हैं या नहीं समझते हम लोग? अब तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग प्रिज्म क्या होता है। तो मैं एक शॉर्ट में फिर से एक बार ले लेता हूं, मतलब फिर से मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं जिससे हम वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान है थोड़ा सा प्रिज्म का मतलब क्या होता है? प्रिज्म का मतलब वो होता है जिसका फर्श, जमीनी एरिया और छत वाला एरिया एक जैसा होता है। जैसे आपका रूम देख लो, आपके रूम में जमीन वाला हिस्सा और छत वाला हिस्सा बिल्कुल एक जैसा होगा या नहीं एक जैसा? ये भी चौकुट है, वो भी चौकुट है। ठीक है, उसमें भी चार कॉर्नर है, इसमें भी चार कॉर्नर है। बिल्कुल प्रैक्टिकल ले लेते हैं। तो देखिए मैं ये यहाँ बना देता हूँ। देखिए आपका जमीनी भाग ये रहा, ठीक है, और आपका छत वाला हिस्सा कहाँ है? ऊपर है, ये रहा। तो ऐसी जितनी भी चीजें जिनमें जमीनी भाग और छत भाग एक जैसा होता है उनको हम प्रिज्म बोलते हैं। ये हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी से इन चीजों को बनाने की कोशिश करता हूं आपके सामने। ठीक है, एक ये प्रिज्म होता है, यहां पे चार साइड्स थी। प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है जिसमें कितनी साइड्स हो? तीन साइड्स हो, ये। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाला भाग है? फ्लोर वाला, नीचे जमीनी भाग। और ये वाला हमारा कौन सा भाग है? छत वाला भाग। अच्छा, आपको दिख रहा है कि ये जमीनी छत में कनेक्शन नहीं है, ये हवा में कैसे उड़ रहा है? तो चलो हम लोग मिला दें इनको, ये है ना। तो इससे भी हम प्रिज्म कहते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हमने जनरली हमारे जो घर देखे हैं ना, उनमें एक्चुअली चार दीवारें होती हैं। कितनी? एक, दो, तीन, चार, चार दीवारें होती है। लेकिन प्रिज्म का मतलब बस इतना सा है कि जिसमें छत और जमीन भाग एक जैसा है, वो प्रिज्म कहलाएगा। तो इसका मतलब तो दीवारें तीन भी हो सकती है, जैसे इसमें तीन दीवारें, एक, दो, तीन। ठीक है, अब हो सकता है 6 दीवारें हो। ध्यान देना, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करते चल रहा हूं पिछली चीजों को। ठीक है,
ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाए। जैसे ये देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने, ये हो गया इसका जमीनी वाला भाग, फ्लोर वाला हिस्सा, और ये हो गया हमारा टॉप वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको फिर से कहां ला रहा हूं, वॉल्यूम पे, आयतन पे। हम बात किसकी कर रहे थे, वॉल्यूम की, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आयतन। ठीक है, चलिए अब भैया कर्ड सरफेस एरिया हम लोग कल की क्लास में देख चुके हैं, टोटल सरफेस एरिया भी देख चुके हैं। लास्ट चीज वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन आपको जब भी निकालना हो ना, जब भी क्या निकालना हो आपको, आयतन। ठीक है, तो आयतन का सीधा सा मतलब यह है बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं है ये। हिंदी में बेस एरिया को आप क्या बोलेंगे, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल क्या बोलेंगे आप लोग, आधार क्षेत्रफल। और इंटू हाइट यानी ऊंचाई, उसको मैं एच ही लिख रहा हूं, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो दोस्तों दुनिया का कोई भी प्रिज्म आ जाए, क्या आ जाए, दुनिया का कोई भी प्रिज्म, जैसे ये सारे प्रिज्म हैं, सभी के लिए केवल एक फॉर्मूला, और वो है वॉल्यूम निकालने का, बेस एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको लास्ट में ये भी समझाऊंगा कि एरिया और वॉल्यूम में फर्क क्या है। एक्चुअली मैं ऐसा फर्क बताऊंगा आप लोगों को जिससे हमारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन को हम ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग है ना सारा ये समझ लेते हैं, सीधी सी बात है, पहले हम ये समझ रहे हैं कि दुनिया का कोई भी प्रिज्म हो उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बस ये समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब ये क्यूब मान लीजिए, ये मैंने क्यूब बनाया है, मतलब इसकी हर साइड क्या है, ए है, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी ए है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो हमें, डेफिनेटली हमें साइड्स तो दी होगी ना, तभी तो वॉल्यूम आयतन निकलेगा। ठीक है, तो मान ली हमने हर एक साइड ए है, अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया। अच्छा ये बताओ इसका बेस एरिया क्या होगा, इसका बेस एक वर्गाकार पड़ा है या नहीं पड़ा है, देखो पड़ोस पड़ोस वाली साइड स्मॉल है, सभी ए ही है, वो क्यूब है, घन है, सभी साइड एक जैसी है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर, वर्ग का, स्क्वायर का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड होता है या नहीं होता है, बताओ मुझे। तो बेस एरिया तो हो गया ए स्क्वायर इंटू हाइट ये मानी जाएगी, ऊंचाई ये मानी जाएगी, तो ए स्क्वायर इंटू ए यानी क्या हो गया, ये हमारा ए क्यूब हो गया। अच्छा बहुत लोगों ने ये याद रखा होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये क्यूब है ना, इससे हम घन बोलते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, ऐसा याद कर रखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब जैसे हमने इनका याद थोड़ी ना कर रखा है कि इनका क्या होगा, जब 5 साइड वाला होगा तो उसका क्या होगा, जैसे इसमें 6 साइड्स हैं बेस में, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा वो हमें याद नहीं है। ठीक है, तो हम सभी को एक ही जगह लाके खड़ा कर रहे हैं कि हमारा दिमाग अलग अलग जगह नहीं भागे कि क्यूब आए तो हमारा दिमाग अलग फॉर्मूला सोचे, और ऐसा वाला प्रिज्म आए तो हमारा दिमाग कुछ और सोचे, हम ये नहीं, हम बस एक फॉर्मूला ला रहे हैं जो सब में अप्लाई हो जाए और काम खत्म। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे ये जो बेस है ना, ये ट्रेंगुलर है, इसकी मैं हर साइड स्मॉल ए मान लेता हूं, है ना, तो अब यहां भी हमें बेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो बेस एरिया आप लोग समझ रहे हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा बेस एरिया। अच्छा आप लोग एक बात समझ रहे हैं, अगर ये अलग अलग साइड्स होती तो क्या आप एरिया निकाल देते, अगर ये ABC होता तो बिल्कुल निकाल देते, तो भी हम एरिया, वो फॉर्मूला है ना अंडर रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C, हीरोज फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वो लगा देते तो भी आंसर आ जाता, तो ये चिंता करने की बात नहीं है, ये सब पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो ये बेस एरिया तो हो गया √3/4 ए स्क्वायर और इंटू हाइट। अच्छा इसकी हाइट ये है, ये मान लो या ये मान लो या ये तीनों हाइट ही है। ठीक है, तो इसको मैं हाइट को h मान लूं, आप चाहो तो इसको भी ये मान सकते हो, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो हम यहाँ रख लेंगे, तो ये h हो गया हमारा। समझ में आ गई आप लोगों को बात। ठीक है, अब यहां आते, अच्छा ये हेक्सागन है, ये भी 6, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 6 साइड ए होगी, तो मुझे बताओ इसका बेस एरिया क्या होगा। हेक्सागन का बेस एरिया क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, याद है या नहीं है,
तो मुझे बताओ √3/4a² कितने टाइम्स होगा? ये 6 टाइम्स होगा या नहीं? 6 टाइम्स। ये तो हो गया हमारा बेस एरिया। अब इंटू हाइट, हाइट इसकी भी h मान लें हम लोग, तो ये हो जाएगा इंटू h। चलिए, आया आप लोगों को समझ में? तो दोस्तों दुनिया का कोई भी प्रिज्म आ जाए, आप लोग बड़ी आसानी से सोल्व कर दोगे। अब यकीन है मैं कोई इस चीज का, दुनिया का कोई भी प्रिज्म, मतलब मान लो बाई चांस किसी में कितनी साइड्स आ गई? 5 साइड आ गई। जैसे ये 5 साइड वाला प्रिज्म, ये 5 साइड वाला प्रिज्म आ गया। अब आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपका तुरंत दिमाग में क्लिक करनी चाहिए चीजें, ठीक है। जैसे इसमें 5 साइड है, तो अब मैं आपसे पूछ लूं बताओ इसका आयतन क्या होगा, तो आपको तुरंत निकाल के देना पड़ेगा आयतन इसका। आपको पता है ये जो 5 साइड वाला होता है इसका एरिया कैसे निकाला जाता है? पता है या भूल गए? भूले हो तो पिछले लेक्चर फिर से जाके देखो, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, उन्हें मैंने हर एक चीज बताई है। हेक्सागन का एरिया कैसे निकलता है, पेंटागन का कैसे निकलता है, ओक्टागन का कैसे निकलता है, सभी एरिया हमने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको कि दुनिया का कोई भी प्रिज्म हो तो उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, ये हम लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों एक बात समझना, पिरामिड पे जाने से पहले मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूं, ठीक है। वो बात क्या बता रहा हूं, देखिए आप लोग नोट डाउन करें। तो दोस्तों ध्यान देना, बहुत लोगों को ये फर्क पता नहीं होता है जो मैं बताने वाला हूं। हम हर बार 2 चीजों की बात कर रहे हैं, एक एरिया की बात कर रहे हैं और एक वॉल्यूम की। मैं फिर से एक बात का रिपीट कर देता हूं आपके सामने, जो हम 3D पढ़ रहे हैं, जो हमने कल से जो क्लासेस स्टार्ट की हैं वॉल्यूम की, ठीक है, उसमें बेसिकली 3 चीजें हैं हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन, ये 3 चीजें हैं हमारे पास। हमने प्रिज्म में पूरा सीख लिया है, प्रिज्म के अंदर कि ये तीनों चीजें कैसे निकाली जाती हैं। दुनिया का कोई भी प्रिज्म हो हम बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगली बात देखना, कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल और एक वॉल्यूम आयतन, इनमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जब मैंने आपको एरिया पढ़ाना शुरू करा था ना फर्स्ट लेक्चर, तब मैंने एक हिंट दिया था, ठीक है। अब मैं वही आपको फिर से एक बार ला रहा हूं, देखिएगा आप लोग। अच्छा, एरिया वॉल्यूम में अंतर क्या है देखिएगा। तो एरिया जैसे कि क्या, मान लो आपके घर में पेंटिंग हो रही है, ठीक है, आपका घर तो ठीक है, जब कोई बहुत बड़ी जगह पेंटिंग होती है ना, तो वो पहले दीवारों का क्षेत्रफल देखते हैं कि दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि जितनी दीवारों की साइज बड़ी बड़ी होगी पेंट उतना ही ज्यादा लगेगा वहां पे हमारा। समझ आ रहा है बात को? तो जब भी एरिया की बात होती है, क्षेत्रफल की बात होती है, ठीक है, ये एरिया समझा रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो एरिया में क्या होता है, हम पहले ये देखते हैं कि दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, साइज कितनी कितनी है, हम पे ये सोचते हैं कि कितना पेंट लगेगा इसमें, कितना कलर लगेगा इस दीवार में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझिएगा आप लोग कि एक दीवार है हमारी, क्या है हमारी एक दीवार, उसमें हम पेंट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको वॉल्यूम का एग्जांपल लेता हूं, फिर यहाँ पे डिफरेंस में समझाऊंगा आपको। जैसे आप एक पानी की बोतल लेके आए, मान लीजिए ऐसी कोई एक पानी की बोतल या कैन लेके आए आप लोग, ठीक है। अब आप जब ये पानी की बोतल लेने जाएंगे किसी भी दुकान पे, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको ये बोलेंगे कि भैया या तो आधा लीटर वाली या 1 लीटर वाली पानी की बोतल दे दे, ठीक है। क्या बोलेंगे आप उसको, आधा लीटर वाली या 1 लीटर वाली पानी की बोतल दे देंगे। क्या आप उससे ये बोलेंगे कि एक ऐसी बोतल निकाल के दे जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर हो, ऐसा बोलेंगे उससे आज जाके? ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम उससे बोलेंगे कि भैया आधा लीटर या 1 लीटर पानी की बोतल दे दे। यानी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं पता है, बोतल के अंदर वाली चीज की बात कर रहे हैं हम, बोतल के अंदर जो पानी रखा है ना उसकी बात कर रहे हैं हम। तो याद रखें, वॉल्यूम में हम उसके अंदर की बात करते हैं चीजों के, वॉल्यूम आयतन यानी वो पानी की बात कर रहे हैं, पानी कितना पानी है, क्वांटिटी की बात चल रही है यहाँ पे। वॉल्यूम कितना यानी पानी कितना है, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी की बात चल रही है। और यहाँ क्या बात चल रही है, एरिया की बात चल रही है। बस दीवारों दीवारों पे रहना है, अंदर नहीं घुसना है चीज के। यहाँ हम बोतल के अंदर घुस गए,
ठीक है, और यहाँ हम दीवारों पे ही चिपके हुए हैं, यहाँ लेयर्स है, ठीक है, यहाँ एरिया की बात कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग ये एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा। वॉल्यूम में हमें अंदर घुस जाना है पानी के अंदर, वो पानी की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं ये घर ले लेता हूं, ठीक है, अगर आप दीवारों पे पेंट करने की बात कर रहे हैं मतलब ये एरिया की बात चल रही है, क्षेत्रफल की बात चल रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको पानी से भर दूं और फिर मैं बात करूं कि इसके अंदर 10 लीटर पानी है, तो वो 10 लीटर इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो 10 लीटर वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों प्रिज्म में आपको अच्छे से समझा चुका हूं। उसके बाद एरिया वॉल्यूम का मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश की है, ठीक है। दोस्तों ये अभी क्या, जब क्वेश्चन आएंगे ना तब ये और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा इन दोनों का, ठीक है, एरिया वॉल्यूम का। तो आप लोग निश्चिंत रहें, अगर अभी भी आप लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं तो धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। प्रिज्म की कहानी तो यहां खत्म हो गई। अब दुनिया का कोई भी प्रिज्म आ जाए, बड़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे हम लोग। अब मैं आपको ला रहा हूं किस चीज पे, पिरामिड पे। कहां ला रहा हूं दोस्तों मैं आप लोगों को, पिरामिड पे, ठीक है। तो चलिए, जिस प्रकार से प्रिज्म में भी कई सारी चीजें होती थी उसी प्रकार पिरामिड में भी कई सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले ये पिरामिड होता कैसा है, तो आपने प्रिज्म से ज्यादा पिरामिड का नाम सुना होगा। अब ये पिरामिड होता क्या है, तो देखिए, आपने कोण देखा है, कोण, शंकु, ऐसा ही रहता है ना कोण, ऐसा ही रहता है कोण, शंकु आपका। ये जो कोण है ना, ये भी क्या कहलाता है, पिरामिड ही कहलाता है। क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा आगे, इसका मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, एक एग्जांपल और सटीक दे रहा हूं। इसका बेस सर्कुलर था, मान लीजिए किसी का बेस सर्कुलर ना होते हुए कैसा हो, ट्रेंगुलर हो। सर्कुलर ना होते हुए क्या हो, ट्रेंगुलर बेस हो। लेकिन मुद्दे की बात कि तीनों वर्टाइसेस से 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों वर्टाइसेस से निकल के ये एक ही जगह जाके मिलेंगे। देखिए यहां भी ये एक ही जगह जाके मिले हैं ये, यानी भैया बात समझना आप लोग, पिरामिड किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी पिरामिड है, ये भी पिरामिड है। ये क्यों पिरामिड है, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये इसलिए पिरामिड है क्योंकि ये सभी लोग जाके एक पॉइंट पे मिलेंगे जिसका नाम एपेक्स होता है, एक बिंदु पे मिलेंगे ये सभी लोग। ये यहां से भी जाके ये भी एक बिंदु पे मिला, ये भी यहां से जाके एक बिंदु पे मिला। तो ऐसी हर चीज जिसका आधार कोई भी शेप चलेगा, सर्कल चलेगा, ट्रेंगल चलेगा, वर्ग चलेगा, या हेक्सागन चलेगा, या 8 भुजाओं वाला चलेगा, 12 भुजाओं वाला चलेगा, कुछ भी चलेगा, बस वो सभी के सभी लोग एक ही बिंदु पे आके अगर मिल गए तो उन्हें क्या कहा जाएगा, पिरामिड। बस बात खत्म। प्रिज्म और पिरामिड में फर्क समझ में आया आप लोगों को। प्रिज्म में सीधा सीधा था कि भैया जमीनी भाग और छत वाला भाग अगर एक जैसा हो गया तो उसे प्रिज्म कह देंगे। लेकिन पिरामिड में क्या हुआ, पिरामिड में यह हुआ कि तीनों जो नीचे जमीनी भाग है वहां तीनों से निकली हुई लाइन एक पॉइंट पे आके मिल जानी चाहिए, तो उसे कहेंगे हम, वो हो गया हमारा पिरामिड, ठीक है। हिंदी में भी इसे पिरामिड ही बोलते हैं ना, हिंदी में कोई स्पेशल नाम नहीं। तो मैं 1-2 शेप और बना लेता हूं आपके सामने ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ पाए। जैसे ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। अब यहाँ 6 जगह से ही मैं लाइन ले जाऊंगा, ठीक है। जैसे ये ले गया मैं, ये एक यहाँ से ले गया, एक यहाँ से यहाँ जोड़ देता हूँ, एक यहाँ से यहाँ जोड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। एक यहाँ जोड़ लेता हूँ, एक यहाँ से जोड़ लेता हूँ और एक यहाँ से जोड़, सभी एक बिंदु पे आके मिल गए, ठीक है। तो दोस्तों इन्हें क्या कहा जाएगा, पिरामिड कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, पिरामिड 4 साइड वाला भी हो सकता है, ये मैंने 6 साइड वाला बनाया है, तो समझ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को, ठीक है। चलिए अब फिर से वही बात, अब आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया के जितना भी पिरामिड हैं, या आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक पिरामिड जिसका आधार ट्रायंगल है, त्रिभुज है जिसका आधार, या आपसे बोला जाएगा कि एक पिरामिड जिसका आधार जो एक हेक्सागन है, एक षटभुज है, ठीक है,
6 भुजाओं वाला है, उसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। या आपसे पूछ लिया जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। या आपसे पूछ लिया जाएगा इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा। सेम जो 3 चीजें प्रिज्म में पूछी गई थी ना, वही 3 चीजें पिरामिड में भी पूछी जाएंगी आप लोगों से, ठीक है। तो बहुत अलग चीज नहीं है, ठीक है। प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूलों में बहुत कम डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत कम डिफरेंस होता है। यानी अगर आपको प्रिज्म के फॉर्मूले याद है, वो तीन जो मेन फॉर्मूले हैं प्रिज्म के, वो अगर याद है तो पिरामिड में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बड़ी आसानी से आप लोग सारी चीजों को संभाल लेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आता हूं, समझिएगा अब एक्चुअल में क्या हुआ यहां पे। अच्छा, ये तो एक तंबू टाइप का दिख रहा है, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं। मान लो एक सर्कुलर तंबू है, तंबू में अभी तंबू देखे होंगे आप लोगों ने। अब तंबू ऐसा बना हुआ है, ऊपर से ऐसा जाके मिल रहा है ऊपर, ये जैसे ऐसे जाके मिल रहा है ना ऊपर। मान लो ये चारों तरफ से घिरा हुआ एक तंबू है और मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हूं, ठीक है। तो समझिएगा आप लोग, मैं बिल्कुल बीच में खड़ा और ये तंबू है, तो तंबू की ऊंचाई कैसे नापी जाएगी। बिल्कुल बीच में मैं खड़ा हूं और मैं टॉप पे देखूंगा ना, तो वो ऊंचाई होगी उसकी नीचे से लेके वहां। जैसे देखिए मैं यहां बताता हूं, ये तंबू का बेस है, आधार है, और ये मैं बीच वाला पॉइंट लेता हूं, बिल्कुल बीचों बीच वाला, ठीक है। अब देखिए बीचों बीच में से जब मैं यहां देखूंगा ना, बिल्कुल ऊपर, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा भी बिल्कुल बीचों बीच वाला ही है, तो इससे कहा जाएगा हमारी हाइट। क्या कहा जाएगा इसे, हाइट, ऊंचाई। डेफिनेटली यही होगी यार हाइट, आप लोग प्रैक्टिकली भी समझ रहे हैं। मैं बीच में खड़ा होकर टॉप पे देखूंगा तो वही ऊंचाई होगी उस चीज की, तो ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो नीली वाली लाइन है ना, इससे क्या कहा जाएगा, हाइट यानी एच। याद रखना क्या है, ये एच है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होती है, 2 प्रकार की हाइट होती है। एक तो ये बिल्कुल सीधी हाइट, हमेशा सीधी ही होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और एक लाइन ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक वाली, ये वाली लाइन, इनको पता है दोस्तों क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पे स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट को हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो दोस्तों स्लैंट हाइट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तिर्यक। तिर्यक से मतलब थोड़ा समझ रहे हैं आप, थोड़ी सी तिरछी, ये जो हाइट है ना, ये तिरछी हाइट है, इसे हम एल से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और हाइट किसे बोलते हैं, तो आप लोग समझ रहे हैं, हाइट ये रही हमारी, ठीक है। सब में स्लैंट हाइट होगी। तो देखिए आप लोग, ये जो तिरछी वाली 1, 2 और 3 है, ये सब तिरछी हैं, इन्हें हम एल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ बिल्कुल बीच से जो टॉप तक ले जाएंगे ना हम, उसे हम हाइट बोलेंगे, एच बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ भी ले लेता हूँ, जैसे ये हमारा एल है, ठीक है, ये भी हमारा एल है, स्लैंट हाइट है, ये सब स्लैंट हाइट है जितने भी ब्लैक ब्लैक हैं। और अब मैं बिल्कुल बीच में से अगर खड़ा हूँ, टॉप पे देख रहा हूँ, तो वो हमारी एक्चुअल हाइट होगी, एच। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद है कि इतनी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे अभी तक, ठीक है। कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं समझाई है मैंने। चलिए अब मैं एक एक करके तीनों पे लाता हूं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अच्छा मैं ये पिरामिड नाम मिटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की आवश्यकता है हमें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कर्ड सरफेस एरिया की। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग समझते हैं कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ रहे हैं हिंदी मीडियम वाले भी, मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं ये पिछली क्लास में। तो कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, मुझे ये बताओ प्रिज्म के अंदर कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है। अगर आपको वो याद है तो यहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रिज्म के अंदर कर्ड सरफेस एरिया होता था बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, है ना। यहां भी मैं एक चीज तो कॉमन लिख ही लेता हूं, बेस पेरीमीटर यानी कि बेस का परिमाप, आधार का परिमाप, ठीक है। सेम चीज चल रही है पूरी की पूरी अभी, इंटू हाइट। यहां हाइट नहीं, यहां स्लैंट हाइट चलेगी, यानी स्लैंट हाइट यानी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। बस इतना सा फर्क है, याद रखिएगा आप लोग। यहां बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट यानी कि एल चलता है, और आगे ये हाफ हो जाता है जस्ट। तो बस 1/2 बेस एरिया इंटू एल,
इतना सा आपको ध्यान रखना है, दुनिया का कोई भी पिरामिड होगा आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे। 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू एल, एल यानी कि स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, इससे दुनिया के किसी भी पिरामिड का कर्ड सरफेस एरिया आप लोग निकाल सकते हो। ये भी पिरामिड है, ये भी पिरामिड है, ये भी पिरामिड है, और भी कई पिरामिड हो सकते हैं, ठीक है। ये वो पिरामिड था जिसका आधार ट्रायंगुलर था, ये वो पिरामिड था जिसका आधार हेक्सागन था। अब वो भी पिरामिड हो सकता है जिसका आधार वर्ग हो, स्क्वायर हो, या जिसका आधार पेंटागन हो, पंचभुज हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों कर्ड सरफेस एरिया 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट, एल हो गया ये, है ना, ठीक है। अब देखिए मैं एक एक करके निकाल देता हूं यहाँ पे। जैसे इसका कर्ड सरफेस एरिया, जब भी ये कोण आएगा हमारे सामने, शंकु हमारे सामने आएगा, आप लोग लिखते चले साथ में, इसे हम कोण कहते हैं, शंकु कहते हैं ना, जिसका ये बेस सर्कुलर हो, आधार वृत्ताकार हो। इसका कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो 1/2 आधार का परिमाप, बेस पेरीमीटर मतलब आधार का परिमाप। अच्छा, ये इसका आधार है हमारे तंबू का, मुझे बताओ इसका परिमाप क्या होगा। यहां से ये पूरा सर्कल क्या होता है, ये 2πr होता है या नहीं होता है। सर्कल का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, पढ़ा है हम लोगों ने 2πr। और साथ में क्या लगाना है, एल लगाना है, तो मल्टीप्लाई और ये एल लग गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई। 2 से 2 काट देंगे तो फाइनली हमारे पास बचेगा πr और l, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब दुनिया का कोई भी प्रिज्म निकाल लो, जैसे हम इसका बेस है ना, इसकी हर साइड स्मॉल ए मान लेते हैं, या मैंने बताया जरूरी नहीं स्मॉल ए, आप एबीसी भी लेके चल सकते हो, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो ले लेंगे। तो चलिए सेम चीज 1/2 फॉर्मूले में था, बेस पेरीमीटर आधार का परिमाप, आधार का परिमाप यानी ए और ए कितने हो गए, 3 हो गए, इंटू स्लेंट हाइट एल, तो ये एल लिख दिया मैंने, 3/2 एल। ये हेक्सागन है, इसकी हर एक साइड हम स्मॉल ए लेके चल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका क्या होगा, 1/2 3a, 1/2 3a नहीं, 1/2 कितने हो जाएंगे, 6a हो जाएंगे, इसका परिमाप 6a हो जाएगा आधार का, और इंटू एल, ये हो गया हमारा एल। तो फाइनली हमारे पास हो गया 3a और l, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी तक, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा कर्ड सरफेस एरिया। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब दुनिया का कोई भी पिरामिड आपके पास आएगा तो कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग बड़ी आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। नंबर 1 हो गया। टोटल कितनी चीजें होती है, 3 चीजें, मैं आपको याद करवा दूंगा, है ना, थोड़े समय में। टोटल 3 चीजें होती हैं, हमने कर्ड सरफेस एरिया पढ़ लिया है। अब दूसरा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कर्ड सरफेस एरिया का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे देखिए इसमें कितनी दीवारें होंगी आपको पता चल रहा है, इसमें 3 दीवारें होंगी। एक दीवार इस लाइन पे टिकी होगी, एक दीवार इस लाइन पे टिकी और एक दीवार इस लाइन पे टिकी है, इसमें 3 दीवार हैं। इसमें 6 दीवार होंगी, 6 दीवार होंगी या नहीं, क्योंकि इसके आधार में 6 है, इसका बेस जो एक हेक्सागन है, तो इसमें 6 दीवारें होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसमें मैं मान रहा हूं कि ये बस सर्कुलर पार्ट है, उसको या तो दीवार कह लो आप पूरे को, सर्कुलर पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको 3 दीवारें दिख रही है, इसमें आपको 6 दीवारें दिख रही हैं, ठीक है। तो कर्ड सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल होता है, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बस ये वाले पोर्शन का, उसमें छत और फर्श शामिल बिल्कुल नहीं होता, केवल कर्ड सरफेस एरिया मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए मैं अगर आपसे ये बात करूंगा कि टोटल सरफेस एरिया फिर क्या होगा कर्ड सरफेस एरिया में, जैसे मैं इसमें बात करता हूं, कर्ड सरफेस एरिया का मतलब इसमें 3 दीवारें हैं, तीनों दीवारों का एरिया ये लिखा हुआ है, क्षेत्रफल है यहाँ पे, तीनों दीवारों का क्षेत्रफल ये रहा। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या छूट गया हम लोगों से, तो टोटल सरफेस एरिया में दीवारें तो इसमें शामिल है, बस ये बेस वाला एरिया हम और जोड़ देंगे, इसमें आधार का क्षेत्रफल और नहीं आया है, ये हमने सारे दीवारों के ही निकाले हैं, समझ रहे हैं आप लोग। कर्ड सरफेस एरिया मतलब दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे कि ये 4 दीवारें हैं हमारे पास हमारे रूम के अंदर, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो ये कर्ड सरफेस एरिया ला के दे देगा, है ना। लेकिन जो आधार है उसका क्षेत्रफल भी तो बचा है अभी, क्योंकि हम अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल में हमें दीवारों के साथ साथ किसको लेना पड़ेगा, जमीनी भाग को भी तो लेना पड़ेगा। और याद रखें इसमें सिर्फ जमीनी भाग है, छत का तो कोई रोल ही नहीं है, छत तो है ही नहीं इसके अंदर, छत में तो एक बस पॉइंट बना हुआ है, ठीक है।
तो दोस्तों ध्यान देना, समझना। अच्छा अभी आपको कर्ड सरफेस एरिया तो समझ में आ गया ना। अब देखिए नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, मैं हिंदी में कल बहुत अच्छे से लिख चुका हूं, तो हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल। टोटल मतलब जो जो भी क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है सब। तो देखिए दोस्तों, एक तो पहले दीवारें शामिल कर लेंगे हम, कर्ड सरफेस एरिया। ये दीवारें तो आ गई इसमें, प्लस दीवारों के साथ साथ एक जमीनी भाग भी तो है इन सारे लोगों में, तो वो जमीनी भाग भी हमें शामिल। अच्छा छत वाला कहीं भी कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं किसी भी पिरामिड के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दीवारें तो हमने सबकी इसमें समेट दी, लेकिन दीवारों के साथ अब हमें वो जमीनी भाग भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो जमीनी भाग यानी कि बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बस हो गया काम खत्म। ठीक है, अगर मैं प्रिज्म में बात करूं ना, तो प्रिज्म में मैंने यहां पता है 2 टाइम्स किया था। बेस एरिया में कितना टाइम्स किया था, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों किया था आपको याद है, क्योंकि प्रिज्म के अंदर फ्लोर यानी कि ये जो है हमारा जमीनी भाग है, ये तो होता ही होता है, और छत वाला भी होता है। तो जैसा जमीनी भाग होता है ऐसा छत वाला होता है, तो इन दोनों को लेना पड़ता था हमें, इसलिए हम ये डबल करते थे कि बेस एरिया को डबल कर दो तो उसमें छत भी शामिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो छत है ही नहीं सब में, यहाँ तो बस बेस एरिया है, तो हमने लिख दिया प्लस बेस एरिया, यानी आधार का क्षेत्रफल और ले लो आप लोग, बस खत्म काम। तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं है, बस बेस एरिया और जोड़ लिया हम लोगों ने, खत्म काम। चलिए मैं इन तीनों का आपको निकाल के बता देता हूँ, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, 1/2 और आधार का परिमाप, बेस पेरीमीटर। तो इसका जो बेस का पेरीमीटर है, ये एक सर्कल है जिसे हम क्या बोलेंगे, 2 पाई और r। ठीक है, बेस पेरीमीटर इंटू l। अभी जो पढ़ा मैंने फिर से यहां लिख दिया, ये कर्ड सरफेस एरिया हो गया हमारा, प्लस बेस एरिया, प्लस क्या करना पड़ेगा हमें, बेस एरिया। अच्छा मैं ना यहां से एक लाइन ले लेता हूं ऐसे करके, तो इसको थोड़ा सा उधर ही रहने दो, प्लस बेस एरिया। अब मुझे बताओ बेस एरिया, इस सर्कल का बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान दे, 2 से 2 गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा शंकु का टोटल सरफेस एरिया। तो बात समझ में आ गई। अगर हम इनको अलग अलग फॉर्मूले याद करने भिड़ेंगे ना तो पागल हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से। ठीक है, आप लोग ये बस एक यूनिवर्सल चीज याद रखें, सब में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आपने इसका अलग से कोई फॉर्मूला पढ़ा था कभी, या इसका कोई अलग से पढ़ा था? कुछ लोगों ने तो ये देखे ही नहीं, ये पढ़े ही नहीं होंगे कभी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बस एक फॉर्मूला याद रखें, सब में अप्लाई। बाई चांस अगर इसका हमें निकालना पड़ गया कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो पहले इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग। कर्ड सरफेस एरिया नहीं, वही 1/2 बेस परिमाप 3 हो गया, और इंटू एल, ये एल हो गया हमारा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा दीवारों का कर्ड सरफेस एरिया। अब इसमें प्लस क्या करना पड़ेगा, बेस वाला एरिया। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात भी समझ गए हैं आप लोग सब लोग। ठीक है, चलिए इसमें आ जाए हम लोग। 1/2 आधार का परिमाप 6a इंटू एल, ये हो गया हमारा, इंटू एल लिखा है ना, ये तो हो गया हमारा कर्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल। तो मुझे बताओ इसका बेस एरिया क्या होगा, हेक्सागन है, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो प्लस मैं यहाँ क्या लिख दूं, √3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, ये कोना कवर हो रहा है, अच्छा हो रहा है कवर, है ना, हाँ, तो √3/4 a स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इसका
टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर है। तो अब हमने 3 में से 2 चीज कंप्लीट कर ली है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट चीज क्या बची है हमारे पास? वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, बड़ा आसान है वो भी। ठीक है, चलिए। तो मैं बोर्ड साफ करता हूं, फिर आपको आयतन पे, वॉल्यूम पे ले जाता हूं। अच्छा ध्यान देना, मैंने ये 3 जो चीज है ना, ये एक ही बार बनाया है और बोर्ड साफ कर करके मैं दूसरे चीजों को लेते जा रहा हूं। पहले मैंने इन तीनों का कर्व्ड सरफेस निकाला है ना, फिर मैंने साफ करके टोटल सरफेस एरिया निकाला। आप ये जो नोट डाउन कर रहे हैं ना, वो तरीके से करें। जैसे जब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था तो 3 बनाए होंगे आपने ये कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। जब मैं टोटल सरफेस एरिया बोल रहा हूं ना, तो फिर से आपको ये 3 नीचे बनाने हैं। याद रखना, नोट्स प्रॉपर बनना जरूरी है। ठीक है, और मैं जब वॉल्यूम की बात करूंगा तो फिर से आपको ये तीनों नीचे बनाने होंगे। ठीक है, तब जाके हमें समझ में आएंगी, है। या फिर अपने हिसाब से सेटिंग देख लें, जिस हिसाब से हम याद रख पाए उस हिसाब से। ठीक है, चलिए। नहीं तो सही तरीका तो वही था कि आप लोग इनको, क्योंकि टोटल 3 चीजें हैं तो इनको 3 बार बना लें। ठीक है, और सबको अलग अलग रखें। चलिए, अब लास्ट जिस चीज की बात करेंगे हम लोग, वो होगा हमारा वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम लोग? आयतन। अच्छा ये बताइए आप लोग, प्रिज्म का आयतन क्या होता था? क्या होता था प्रिज्म का आयतन, पता है आप लोगों को? प्रिज्म का आयतन होता था बेस एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ये होता था प्रिज्म का। इसके आगे केवल आप 1/3 लगा दोगे तो ये पिरामिड का हो जाएगा। तो बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? ये प्रिज्म का होता था बेस एरिया इंटू हाइट, और उसके आगे 1/3 लग जाएगा तो वो पिरामिड का हो जाएगा। ये सारे पिरामिड हैं अपने। तो समझे आप लोग इस चीज को अच्छे से? चलिए, और याद रखें यहाँ हाइट हमारी एक्चुअल हाइट है, यहाँ स्लेंट हाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ हाइट हमारी एक्चुअल हाइट है। ये एक्चुअल हाइट मतलब ये ब्लू वाली लाइन है ना, वो एल, वो स्लेंट हाइट थी हमारी। ठीक, चलिए। तो चलिए इसका निकाल दूं मैं, कोण का। तो कोण का आयतन जब पूछा जाएगा तो 1/3 बेस एरिया। बेस एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है? πr² होता है क्षेत्रफल, इंटू हाइट h, ये बीच वाली हाइट। तो आंसर हो गया 1/3 πr² h। इतना समझ में आ गया? अब इसे देखिए आप लोग, इसमें अगर आप ठीक से देख रहे हैं, सेम 1/3 बेस एरिया √3/4a², बेस एरिया होगा या नहीं √3/4a² इंटू हाइट। हाइट ये बीच में से यहां लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, वही हाइट होगी तो उसको मैं h नाम दे रहा हूं। समझ में आ रही है बात आप लोग? यहां भी आ जाओ आप लोग। 1/3 बेस एरिया, बेस एरिया क्या होगा? √3/4a² मल्टीप्लाई 6, यही होता है ना हेक्सागन का एरिया। बेस एरिया √3/4a² मल्टीप्लाई बाय 6 और इंटू हाइट यानी कि h। ये हाइट जो ये ब्लू लाइन जा रही है बीच में से। ठीक है, चलिए यहां पे आते आते हमने प्रिज्म भी देख लिया है, हमने पिरामिड भी देख लिया है। समझ रहे हैं आप लोग? प्रिज्म भी देख चुके हैं हम लोग, पिरामिड भी देख चुके हैं। अब दोस्तों हमारे पास बची है मात्र एक चीज, वो बचा है गोला, स्फीयर। ठीक है, उसको हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमें प्रिज्म और पिरामिड में समझना है। सारी दुनिया मेंसुरेशन की जो 3D है, मेंसुरेशन का 3D वॉल्यूम, आयतन, उसका हम लोग 95% पढ़ चुके हैं। अब बस एक गोला बचा है, एक स्फीयर बचा है, वो मैं आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास तो हम यहीं फिनिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे। अगली क्लास से मैं आपको क्वेश्चन कराना चालू करूंगा, जिसमें ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लिए हमने, जिसमें सीधे सीधे एसएससी से पूछे गए अभी तक के क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, एसएससी हो या फिर सीडीएस हो, और अभी 2020 में सीडीएस में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं 2019 में पूछे गए हैं, एसएससी ने जो 2018, 17, 16 में पूछे हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है,
2018 के बाद टीयर 2 कभी हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं तो वो भी हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आज के यहीं फिनिश करते हैं, थैंक यू वेरी मच।